हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास के अंतर्गत भारत का इतिहास इकाई 5 भारत में लौह एवं महापाषाण युगीन संस्कृतियां व इकाई 6 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, मेगालिथिक क्या है? उत्तर, भारत में इस प्रकार के समाधि स्वरूप स्मारक अवशेष मिले हैं जिन्हें विभिन्न आकार प्रकारों में बड़े बड़े पाषाण खंडों से निर्मित किया जाता था। इन बृहत् पाषाणीय समाधियों को मेगालिथिक कहा जाता है। प्रश्न 2, भारत में पाषाण युग की खोज किसने की थी? उत्तर, भारत में पाषाण युग की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने की थी। आगे बढ़ते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारत में लोहे के उद्भव के विभिन्न केंद्रों का वर्णन करें अथवा भारत की लौह युगीन संस्कृतियों को समझाइए। उत्तर, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के संयुक्त प्रमाणों के आधार पर भारत में लोहे के उद्भव को अधोलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। 1, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में विभिन्न स्थलों के उत्खनन से प्राप्त लोहे के अवशेष लौह युगीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। संभवतः आलमगीरपुर उत्तर भारत का ऐसा प्रथम स्थल है जहां से लोहे के उपकरण भी मिले हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तरी भारत में लोहे का आगमन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले हो गया था। आलमगीरपुर के अलावा ऐसे प्रमाण अहिछत्रपुर, नोह, अतरंजी खेड़ा, बटेश्वर, अल्लापुर से भी मिले हैं। वहाँ निवासी बाण फलक, भाला फलक, कटार, सूखी, मछली पकड़ने के कांटे, चिमटा, वसूला तथा कीले बनाते थे। उत्तर भारत में हुए विभिन्न उत्खननों के आधार पर अब उत्तर भारत में लोहे की प्राचीनता 1300 से 1400 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। 2, पूर्व भारत। पूर्वी भारत के ऐसे महत्वपूर्ण पुरा स्थलों में जहां से लौह उपकरणों के प्रमाण मिले हैं जिनमें चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, पांडु राजा रधीबी और महिसादल का महत्व विशेष है। इन स्थलों से बाण व भाला फलक, छेनी तथा कीले आदि मिली हैं। पुरातत्व देवताओं का मानना है कि पूर्वी भारत में 750 ईस्वी पूर्व के आसपास लौह तकनीक प्रयुक्त होने लगी थी। 3, मध्य भारत तथा दक्खन। मध्य भारत तथा दक्खन प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के मुख्य उत्खनित स्थलों में नागदा, एरण, उज्जैन, कायथा, प्रकाश आदि आते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से ताकलवाट, खापा, मुहुर-झुरी तथा नेकुंड से भी लौह संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन क्षेत्रों से जो लोहे उपकरण मिले हैं उनमें दुधारी कटार, कुल्हाड़ी का मोट, चम्मच, चिपटी, कुल्हाड़ी, छल्ला, बाण फलक, चाकू, हसिया, भाला, कटार, कछली, मछली पकड़ने का कांटा, घोड़े की लगाम तथा कीले प्राप्त हुई है। दक्षिण भारत। सामान्यतः दक्षिण भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को सम्मिलित किया जाता है। दक्षिण भारत से जो लौह उपकरण मिलते हैं वे बहुतत्पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकाई 6
महाजनपद काल नंद वंश तक मगध का उत्कर्ष। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 महाजनपदों के नाम लिखिए अथवा 2 महाजनपदों के नाम लिखिए। उत्तर 7वीं और 6ठी शती ईस्वी पूर्व के युग को भारतीय इतिहास में महाजनपद युग कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से तत्कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की एक अन्य सूची का उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख महाजनपद है। 1 महाजनपद अंग, राजधानी चंपा। मगध राजगृह, काशी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती। वज्जे संघ, वैशाली। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर। 2 प्रश्न 2 अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था वह इसका दूसरा नाम क्या था? उत्तर हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु का दूसरा नाम कुणिक या कुणीय था। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु का शासनकाल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता था। प्रश्न 3 कौशल देवी का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर मगध के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया था। उल्लेखनीय है कि काशी ग्राम मगध को कौशल देवी के स्नान व श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दे दिया गया था। प्रश्न 4 मगध का काला शोक किस वंश से था? उत्तर महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रश्न 5 मगध में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर क्षत्रियोत्तर वंश में नंद वंश का पहला वंश था जो निम्न वंश था। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्य नंद उग्रसेन एक शूद्र शासक था। इस वंश का अंतिम शासक गणानंद था। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 मगध साम्राज्य के उत्थान पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर 7वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देश विभिन्न महाजनपदों में विभक्त था, जिनमें अपनी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पारस्परिक प्रतिद्वंद एवं संघर्ष दिखाई देता था, जिसमें अंतोगत्वा मगध विजयी होता है। महाभारत और पुराणों में मगध के प्राचीनतम राजवंश के रूप में बृहद्रथ वंश का उल्लेख मिलता है। मगध की प्राचीनतम राजधानी के रूप में गिरिव्रज ज्ञातव्य है। मगध पर शासन करने वाले क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश थे। 1 हर्यक वंश। बिंबिसार मगध साम्राज्य के महता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। जैन साहित्य में उसे श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। सर्वप्रथम अपनी स्थिति सुदृढ़ की। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्लना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरीय सीमा को सुनिश्चित कर लिया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के पांडुरोग से पीड़ित होने पर अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजकर अवंती के साथ मधुर संबंध स्थापित किया। बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। अजातशत्रु अपने पिता
बिंबिसार को कैद में डालकर अजातशत्रु कुणिक मगध का शासक बना। अजातशत्रु के शासनकाल की उल्लेखनीय घटना थी काशी पर अधिकार के प्रश्न को लेकर कौशल के साथ संघर्ष, जिसके फलस्वरूप न केवल काशी का प्रदेश वापस मगध को मिला बल्कि प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। मगध का साम्राज्यवाद विकास की दृष्टि से अजातशत्रु के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। वज्जी के साथ संघर्ष और उसका मगध में विलय। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उदयन। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना, जिसके शासनकाल की प्रमुख घटना है पाटलिपुत्र की नवीन राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा। उदयन के बाद हर्यक वंश के शासक अनिरुद्ध मुंड नागदाशक हुए। 2. शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मगध पर जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वह था शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना अंतिम हर्यक शासक नागदाशक की हत्या कर शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने पुनः राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजनीतिक दृष्टिकोण से शिशुनाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है अवंती के शासक अवंतीवर्धन की पराजय और अवंती का मगध में विलय। पुराणों में शिशुनाग को प्रद्योतों का नाश करने वाला कहा गया है। शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बना, जिसके द्वारा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। 3. नंदवंश। कालाशोक की हत्या कर महापद्य नंद ने एक नवीन राजवंश नंदवंश की स्थापना की। बौद्ध साहित्य में उसे उग्रसेन कहा गया। पुराणों में इसे शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है। नंद वंशी शासकों ने मगध साम्राज्य की सीमाओं का दक्षिणी भारत तक विस्तार कर कलिंग पर अधिकार कर लिया। पहली बार मान्य परंपराओं के विरुद्ध शूद्रों का शासन शुरू हुआ। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय का शासक गणानंद था। गणानंद को उसके राज्य की प्रजा घृणा करती थी। उसने अपने शासनकाल में जनमत की घोर उपेक्षा की। वह छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी भारी कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता था। चतुर्दिक घृणा एवं असंतोष का लाभ उठाकर चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद की हत्या कर नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न 2. मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे? उत्तर: साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि में विभिन्न जनपदों की समकालीन राजनीति में पृथक पृथक भूमिका थी। काशी राज्य, जिसने पहले एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था, कौशल और मगध से पराजित हो गया। कौशल और मगध दोनों ही गंगा और उसके मैदानी इलाके पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपसी प्रतिद्वंद में संलग्न रहते थे, क्योंकि सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से गंगा और उसके आसपास की उर्वर भूमि बहुत महत्वपूर्ण थी। अतः स्पष्ट है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में केवल 4 राज्यों काशी, कौशल, मगध और वज्जी महासंघ की तूती बोल रही थी। लगभग 100 वर्षों तक ये अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ते रहे। मगध अंततः विजयी हुआ और उत्तरी भारत में वह शक्ति का केंद्र बन गया। मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों का विश्लेषण तहकीकात को समकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है। 1. विभिन्न शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं से सत या असत हर उपाय से मगध का विस्तार किया और इसे स्थायित्व प्रदान किया। 2. लौह के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे, अतएव अपने
विरोधी शासकों के बजाय मगध के शासक प्रभावशाली हथियार तैयार करने में ज्यादा सफल हुए। 3. मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की एक श्रृंखला से घिरा था जो दुर्भेद्य था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था, अतः इस नगर पर कब्जा करना आसान काम नहीं था। 4. मगध राज्य मध्य गंगा मैदान के उपजाऊ मैदान में पड़ता था। प्राचीन भारत के बौद्ध ग्रंथों में आया है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल होते थे, फलतः यहाँ के किसान काफी अनाज पैदा कर लेते थे और शासक कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे। 5. मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु धन सिक्के के प्रचलन से भी लाभ उठाया। पूर्वोत्तर भारत में वाणिज्य व्यापार की वृद्धि के कारण शासक अब वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगा सकते थे और इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन एकत्र कर सकते थे। 6. सैनिक संगठन के मामले में मगध को एक खास सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्यों के घोड़ों तथा रथों के उपयोग से वह भली भांति परिचित था, किंतु मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का बड़े बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया। 7. मगध में बड़े कट्टर ब्राह्मण किरात और मगधवासियों को निम्न श्रेणी के समझते थे, किंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। इस आर्यीकरण के ताजा प्रभाव की वजह से पूर्वकाल से वैदिक प्रभाव में आए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह अधिक था। उपयुक्त तत्वों के संयुक्त परिवेश से मगध दूसरे राज्य को हराने में और बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्यवाद तथा उत्थान करने में सफल हुआ। प्रश्न 3. मगध के शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। उत्तर: शिशुनाग वंश। यह भी नाग वंश की ही किसी शाखा से संबद्ध था। शिशुनाग शब्द के अर्थ लघु या छोटा नाम से भी संकेत यह मिलता है, इसलिए वंश का नाम शिशुनाग वंश रखा गया था। 1. शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती व वत्सराज को जीतकर मिलाया था, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया और मगध उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने बनारस में अपने पुत्र को नियुक्त किया और स्वयं गिरिव्रज में रहने लगा। इस प्रकार उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर गिरिव्रज में स्थापित की। उसने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली नगर को बनाया। 2. कालाशोक या काकवर्ण। पुराण व दिव्यावदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसी संगीति में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंधिक के रूप में बट गया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार कालाशोक ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। महावंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भद्रसेन, कौरंडवर्ण, मणगुर, सरज, सरवंजह, जलिक, उम्भक, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन तथा पंचमक, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष राज किया। इन 10 राजाओं के नामों में केवल नंदीवर्धन का नाम पौराणिक सूची में मिलता है। इसके पश्चात मगध में शिशुनाग वंश के शासन का अंत हुआ और नंद वंश के शासन का आरंभ हुआ।
प्रश्न 4, अजातशत्रु की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उत्तर, अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक या कुणीय था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। इसने अपनी आक्रामक नीति से मगध साम्राज्य का विस्तार किया तथा उसकी प्रभुता और शक्ति संपन्नता को ऊंचाइयों के नए आयाम प्रदान किए। अजातशत्रु का शासनकाल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता था। अजातशत्रु की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं। 1, अजातशत्रु के सैनिक अभियान। 1, कौशल से युद्ध। पिता की भांति अजातशत्रु भी एक साम्राज्यवादी शासक था। सर्वप्रथम उसने कौशल के साथ संघर्ष छेड़ा। युद्ध में कभी अजातशत्रु परास्त हुआ तो कभी प्रसेनजीत। अंत में अजातशत्रु बंदी बना लिया गया, परंतु भाग्यवश उसकी यह पराजय भी विजय में परिवर्तित हो गई। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को मुक्त कर दिया तथा अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप काशी अजातशत्रु को पुनः मिल गई। 2, वैशाली से युद्ध। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लिच्छवियों से हुआ। उस समय वज्जी संघ शक्तिशाली गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी, मल्ल आदि कई गणराज्य सम्मिलित थे। इस युद्ध के कारण भी जैन तथा बौद्ध साहित्य भिन्न भिन्न मिलते हैं। युद्ध के कारण अजातशत्रु की रानी पद्मावती ने उसे युद्ध करने को प्रेरित किया था। 2, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार युद्ध हीरो की एक खान के प्रश्न पर हुआ। बौद्ध ग्रंथ बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा के समीप एक पहाड़ी के नीचे एक हीरो की खान प्राप्त हुई। अजातशत्रु तथा वैशाली नरेश के बीच यह तय हो गया कि वे हीरो का बंटवारा समान रूप से कर लेंगे, किंतु लिच्छवियों ने इस समझौते का उल्लंघन किया, अतः दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। 3, जैन मत के अनुसार यह युद्ध अजातशत्रु के भ्राता हल्ल और बेहल्ल के द्वारा एक कीमती हार व सैगण हाथी वैशाली ले जाने पर हुआ। अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर अजातशत्रु ने अपने भाइयों से दोनों वस्तुएं मांगी। हल्ल और बेहल्ल ने के इनकार करने पर युद्ध छिड़ गया। कहते हैं कि अजातशत्रु की रानी पद्मावती ने उसे युद्ध के लिए उकसाया। 4, लिच्छवी गणराज्य मगध साम्राज्य के पूर्व की ओर विस्तार में बाधक बना। यह तो प्रायः निश्चित है कि अजातशत्रु के वज्जी संघ पर पहले आक्रमण किया। वज्जी संघ एक शक्तिशाली संघ राज्य अवश्य था, पर अजातशत्रु ने अपनी भेद नीति से वज्जी संघ को दुर्बल बना दिया। उसने अपने मंत्री वर्षकार और सुनीत को वहां भेजकर गण के प्रमुखों में फूट डलवा दी। इसके उपरांत उसने गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक स्थान पर एक दुर्ग बनवाया। इन सब तैयारियों के उपरांत उसे वज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। वज्जी संघ अपने मल्ल संघ के सहयोग से अजातशत्रु के विरुद्ध 10 वर्ष तक युद्ध करता रहा, पर गणराज्यों की सेनाएं उससे परास्त हो गई। अजातशत्रु ने दोनों गणराज्यों वज्जी संघ व मल्ल संघ को अपने राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य की सीमा को हिमालय की तलहटी तक विस्तृत कर लिया। इस युद्ध का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ संकेत करते हैं कि यह युद्ध 16 वर्ष तक चला। युद्ध में अजातशत्रु पूर्णतः विजयी हुआ। युद्ध के परिणाम। इस विजय के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर लिया। इससे मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार हो गया। लिच्छवी राज्य का अस्तित्व अवश्य बना रहा। अजातशत्रु की इस विजय से अवंती का शासक प्रद्योतशत्रु बन गया। उसके आक्रमण की आकांक्षा से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए। यह उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं है कि अजातशत्रु कभी अवंती को दबाने में सफल रहा हो। 2, अजातशत्रु का धर्म।
जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि जैन साहित्य में कहीं भी अजातशत्रु को पितृहंता नहीं बताया गया। इसके अलावा जैन ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वह अपनी पत्नी के साथ महावीर स्वामी के दर्शनार्थ वैशाली गया था, किंतु कुछ समय बाद उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हो गया। उसने महात्मा बुद्ध के समक्ष पिता को यातना देने का पाप स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध के निर्वाण पर उसने कुशीनगर में एक स्तूप का निर्माण करवाया तथा प्रथम बौद्ध संगीति को सफल बनाने हेतु उसने उसकी सहायता भी की थी। परंतु यह सब होते हुए भी धर्म के क्षेत्र में यह बिंबिसार की भांति उदार ही बना रहा। 3. मृत्यु। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 25 वर्ष राज किया, परंतु बौद्ध साहित्य में उसका शासनकाल 32 वर्ष बताया है। कुछ भी हो, उसका भी अंत इसके पिता की भांति ही हुआ। महावंश के अनुसार उदयभद्र उदाई ने अपने पिता अजातशत्रु का वध किया था। प्रश्न 5. 16 महाजनपदों का वर्णन कीजिए। उत्तर: ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में जनपदीय राज्य सुदृढ़ हुए तथा राजनीतिक प्रभुत्व के लिए उनमें आपसी संघर्ष भी हुए और अंततः साम्राज्यों का उदय हुआ। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख इस प्रकार है। महाजनपदों के नाम तथा उनका भौगोलिक वितरण। 1. अंग। यह राज्य मगध के पूर्व में स्थित था। इस राज्य का विस्तार आधुनिक भागलपुर जिले में था। इसकी राजधानी चंपा व्यापारिक दृष्टिकोण में एक प्रसिद्ध नगरी थी। अंग काफी शक्तिशाली जनपद था और इसका मगध के साथ बराबर संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष में अंततः मगध विजयी हुआ। 2. मगध। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध का राज्य काफी शक्तिशाली था। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिलों का समावेश था। विभिन्न भौगोलिक कारणों से इस राज्य में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया और इसने शीघ्र ही अन्य राज्यों पर अधिकार कर साम्राज्य की स्थापना की। राजगृह अथवा गिरिव्रज इसकी राजधानी थी। बिंबिसार एवं अजातशत्रु यहाँ के शक्तिशाली शासक थे। काशी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। उसकी राजधानी बनारस का वर्णन तत्कालीन साहित्यों में एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में मिलता है। बनारस वरुण और असी नदियों के संगम पर स्थित था। काशी का कौशल राज्य के साथ प्रभुता के लिए बराबर संघर्ष चलता रहता था। इससे इसकी शक्ति कमजोर हो गई और अंत में यह कौशल राज्य में शामिल कर लिया गया। 4. कौशल। यह राज्य उत्तर प्रदेश के मध्य में अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी प्रारंभ में अयोध्या थी, परंतु बाद में श्रावस्ती, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख नगरी थी, इसकी राजधानी बनी। प्रसेनजीत कौशल का एक बहुचर्चित शासक था, जिसे मगध के शासक अजातशत्रु ने संघर्ष करना पड़ा। कौशल को भी मगध साम्राज्य का शिकार होना पड़ा। 5. वज्जी। यह गंगा के उत्तर में स्थित था। इसके पूरब में काशी और महानंदा के तटवर्ती जंगल फैले थे और पश्चिम में सदानीरा गंडक थी। वज्जी राज्य 8 जनों ब्रदकुल का महासंघ था। इनमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्री तथा वज्जी बड़े प्रभावशाली थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला और ज्ञात्रिकों की कुंडग्राम थी। वज्जी संघ को भी मगध साम्राज्य का शिकार होना पड़ा। 6. मल्ल गणराज्य 2 भागों में विभक्त था और दोनों की अपनी अपनी राजधानियां थी। मल्लों की पहली राजधानी कुशीनारा थी, जिसे आज हम
गोरखपुर जिले का कसिया कहते हैं और दूसरी राजधानी पावा संभवतः पटना जिले के पावापुरी का समरूप थी। 7 चेदी। चेदियों का राजतंत्र मोटे तौर पर बुंदेलखंड के पूर्वी भागों और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ था। जातकों और महाभारत ने इस राज्य का वर्णन मिलता है। इसकी राजधानी सोत्तबती या शक्तिमती थी। 8 वत्स की राजधानी इलाहाबाद से 40 मील पर कौशाम्बी वर्तमान कोशाम में थी, जो यमुना के तट पर बसी हुई थी। महाभारत के अनुसार किसी चेदी राजा ने ही कौशाम्बी नगर की स्थापना की थी। पुराण के अनुसार राजानी पक्षु ने अपनी राजधानी को कौशाम्बी स्थानांतरित कर दिया था। कौशाम्बी उस समय के प्रमुख व्यापारिक पथ पर पड़ता था और उसका व्यापारिक महत्व काफी था। 9 कुरु के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली का मेरठ के समीपवर्ती क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली से पुराने किले के पास थी। एक जातक के अनुसार इस राज्य में 300 संघ थे। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्र था, कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। 10 पांचाल। यह राज्य आधुनिक रुहेलखंड तथा मध्य दोआब क्षेत्र में फैला हुआ था। महाभारत तथा बौद्ध ग्रंथों में इस राज्य के 2 भाग उत्तर तथा दक्षिण पांचाल का उल्लेख मिलता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। 11 मत्स्य आधुनिक अलवर, भरतपुर और जयपुर राज्यों की भूमि पर स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर, बैराट, जयपुर थी। महाभारत के अनुसार शहाज नामक शासक ने चेदी तथा मत्स्य दोनों ही राज्यों पर शासन किया। 12 शूरसेन। कुरु के दक्षिणी और चेदी के पश्चिमोत्तर यमुना के दाहिनी तरफ शूरसेनों का राज्य था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत अनुसार यहाँ यदु अथवा यादव वंश का राज्य था। पहले गणतंत्र और बाद में राजतंत्र हुआ। 13 अश्यमक या अस्मक राज्य गोदावरी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन थी। संभवतः प्रारंभ में यह राज्य काशी के अधीन था, परंतु अवंती के साथ इसका निरंतर संघर्ष था और बाद में यह उसके अंतर्गत हो गया। 14 अवंती का राज्य मालवा प्रदेश में फैला हुआ था। पांचालों की भांति यह भी 2 भागों उत्तरी और दक्षिणी अवंती में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की महिष्मती। 15 गांधार अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित था। इसका प्रचार पश्चिमी पंजाब और कश्मीर तक था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16 कंबोज। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। इसके अंतर्गत कश्मीर के पश्चिम स्थित बदख्शा प्रदेश आता था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। कालांतर में यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त भी कई छोटे छोटे राज्य थे जो तत्कालीन राजनीतिक दशा में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। गांधार, कुरु तथा मत्स्य के बीच कैकई, भद्रक, त्रिगर्त, चौधे प्रभृति तथा उनके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में सिंधु, शिवी, अम्बष्ठ, सोबीर आदि विभिन्न राजतंत्र एवं गणतंत्र थे। प्रश्न 6 बिंबिसार की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उत्तर बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, मगध के साम्राज्यवादी स्वरूप का प्रवर्तक या संस्थापक बिंबिसार था। वह दक्षिणी बिहार के एक छोटे से सामंत का पुत्र था। इसके पिता का नाम भट्टीय या भट्टीय था।
विभिन्न ग्रंथों में इसे हेमजीत क्षेत्रोजा बोधिस भी कहा गया है। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रोणिक जैन साहित्य रखा गया था। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी, कुशल एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। बिंबिसार द्वारा मगध का विस्तार। बिंबिसार राजनीतिक गणित का कुशल विद्वान था। इसे यह ज्ञात था कि समकालीन राजनीतिक शक्तियों को युद्ध क्षेत्र में एक साथ परास्त कर पाना मगध के लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने कुछ राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जो उसके राज्य की समवर्ती सीमाओं को सुरक्षित रखने में सहायक बने तथा अन्य दिशाओं में मगध की विस्तारवादी नीति के समर्थक। बिंबिसार के 4 वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध। पहला, प्रधान पत्नी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल्या देवी से बिंबिसार ने विवाह किया। इससे उसे कौशल जनपद की मित्रता का लाभ हुआ। साथ ही दहेज के रूप में 1 लाख के वार्षिक भू राजस्व वाला काशी ग्राम भी प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि काशी ग्राम मगध को कौशल्या देवी के स्नान व श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया था। 2, दूसरी पत्नी। चेलन्ना लिच्छवी राज चेटक की पुत्री थी, जिसके कारण वज्जी संघ से संबंध सुधरे थे। इससे सीमा को सुरक्षित कर लिया। व्यापारिक लाभ भी हुए। तीसरी पत्नी खेमा पंजाब के मद्र नरेश मद्र की बेटी थी। विवाह पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। 4, चौथी पत्नी वासवी थी, जो कि विदेह के राजा की पुत्री थी। इससे विवाह कर अपने शत्रु अंग देश को उत्तर पश्चिम की ओर से मैत्री विहीन कर दिया। अनुमान है कि बिंबिसार ने समकालीन कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे। बिंबिसार के मैत्री संबंध। वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त बिंबिसार ने कुछ अन्य राज्यों के साथ राजनयिक, दौत्य या कूटनीतिक व सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर मगध की स्थिति को मित्रों के बाहुल्य से और अधिक सुदृढ़ बना लिया। रोरुक सिंध का राजा रुद्रायन एवं गांधार का राजा पुक्कू साती या पशकर सारी बिंबिसार के नए मित्र थे। गांधार के राजा पुक्कुस्वती ने मगध की राजसभा में एक दूत भी भेजा था। बिंबिसार ने अवंती के प्रतापी राजा प्रद्योत से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। एक बार राजा प्रद्योत जब पांडु रोग पीलिया से ग्रस्त हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार ने शत्रु राज्यों के विरुद्ध आक्रमण नीति का भी अनुसरण किया। इसने अंग राज्य पर आक्रमण कर अंगराजा ब्रह्मदत्त को मार दिया और अंगराज्य मगध में शामिल कर लिया। साम्राज्य निर्माण के बारे में हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि इस प्रकार कूटनीतिक और ताक के बल पर बिंबिसार ने अंगराजा तथा काशी के एक भाग को मगध में मिला लिया था। फिर तो मगध निरंतर विस्तार की ओर बढ़ता गया और तब तक बढ़ता गया जब तक कि महान अशोक ने कलिंग के बाद अपनी तलवार नहीं रख दी। बिंबिसार का शासन प्रबंध। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। इससे पूर्व मगध की राजधानी कुशापुर गिरिवृज थी, परंतु यह नगर उत्तर में वज्जियों के आक्रमण से सुरक्षित न था। अतः बिंबिसार ने सुरक्षा की दृष्टि से राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। निस्संदेह बिंबिसार एक राज्य के निर्माता के साथ एक सुप्रशासक भी था। प्रशासन में वह कठोर नीति का अवलंबन करता था। उसके कर्मचारी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसको प्रशासन में सहयोग देने वाले पदाधिकारी ये थे: उपराजा, जो संभवतः राजपुत्र होता था; मांडलिक राजा,
सेनानायक, महामात्य, कर एकत्रण वोहारण, न्यायाधीश तथा ग्राम भोजक। ग्राम भोजक गांव का मुखिया होता था और गांव का कर वही वसूल करता था। बिंबिसार के शासनकाल में न्याय व्यवस्था कठोर थी। उसके समय की न्याय व्यवस्था का पता हमें विनय नामक ग्रंथ से चलता है। कानून का उल्लंघन करने वाला दंड से बच नहीं सकता था। कारावास के अलावा लोहे से दागने, जिह्वा से काटने, पसलियां तोड़ने, अंग विच्छेद एवं मृत्युदंड भी उस काल में प्रचलित था। यदि राज कर्मचारी अपराध करता तो उसे पदच्युत कर दिया जाता था। बिंबिसार को प्रशासन में सहायता देने हेतु कई महामात्य होते थे। ये लोग 3 श्रेणियों में विभक्त थे, सब्बाथक, बोहारिक तथा सेनानायक। इस कारण सेना तथा उसके अधिकारी सेनानायक का उस काल में बड़ा महत्व था। बिंबिसार की मृत्यु। बिंबिसार ने 493 ईस्वी पूर्व तक अर्थात लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके जीवन का अंतिम समय बड़ा दुखद रहा। बौद्ध तथा जैन साहित्य से विदित होता है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता के सुदीर्घ शासनकाल से परेशान होकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने बंदी गृह में अपने पिता को मरवा दिया, जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में विष खाकर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार बिंबिसार का बड़ा दुखद अंत हुआ। थैंक यू गाइस।